प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपने भारत जय विजय करे पाठ की व्याख्या को पढ़ा, साथ में उसका काव्य सौंदर्य भी देखा। और स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। इस वाली वीडियो में हम उसी पाठ का अभ्यास प्रश्न समझेंगे और इसके साथ आपको ये भी बताते चले, आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे जितने भी प्रश्न हैं, मेरे तर्क, मेरे उत्तर, मेरी समझ, मेरे विचार, कविता से संवाद, सृजन, इन सभी का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पाएंगे कि सभी प्रश्नों का एक सटीक उत्तर आपके सामने प्रस्तुत होगा। ठीक, पाठ के बारे में थोड़ा सा फिर से बताऊंगा कि पूरे पाठ में निराला जी ने भारत की सुंदरता को, भारत के सौंदर्य का, भारत की भौगोलिक दशा, भारत का जो सौंदर्य है किस प्रकार से, पूरा उसका वर्णन किया है। और साथ में उन्होंने कहा है कि इसका गुणगान प्रकृति करती है, प्रकृति में जो भी विद्यमान है सभी भारत देश का ही गुणगान करने के लिए तो हैं। इसके साथ साथ वो कामना करते हैं कि भारत विजय करे। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। लिखा है, भारती जय विजय करे कविता में विशेष रूप से किसकी बात की गई है? पहला है कि भारत की भौगोलिक संरचना की प्रशस्ति की गई है। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा होता है। ठीक, तो भारत की भौगोलिक संरचना की तो प्रशंसा की ही गई है। ध्यान ये रखना है कि जो हमें ये विकल्प दिए गए हैं उनमें से कोई एक ऐसा विकल्प होगा जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा हमें उसी को ढूंढना है, उसी का चयन करना है। दूसरा क्या है, भारत की सांस्कृतिक विविधता बताई गई है। बिल्कुल, ये भी सही है। भारत के ज्ञान, प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है। भारत के खनिज पदार्थों के बारे में बताया गया, ये नहीं बताया गया है। ठीक, तो ये जो ऊपर की दोनों बातें हैं कि भौगोलिक संरचना और सांस्कृतिक विविधता, वो इसमें आ जा रहा है तीसरे वाले में। क्या कि भारत के ज्ञान, प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है। ये जो आपका तीसरा वाला विकल्प है इसमें सभी बातों को शामिल कर लिया गया है, ये सबसे उपयुक्त होगा। ठीक, उसके लिए जो तर्क है वो नीचे है। ठीक, अगला है, कनक सस्य कमल धरे पंक्ति का भावार्थ है। यहां पर यह बताया गया है कि कमल रूपी हाथों में जो फसल है वो सोने के समान स्वर्ण रूपी फसल धारण किया हुआ है। यहां रूपक अलंकार भी है। तो क्या इसमें भारत की धन धान्य संपन्नता, भारत की नदियों का सौंदर्य बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सस्य है ये फसल की बात, सस्य का मतलब फसल, कनक मतलब सोने से होगा, तो सोने जैसी फसल। ठीक, आगे, भारत के लोक जीवन की सुंदरता, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। भारत की सैन्य शक्ति और औद्योगिक विकास, नहीं, यही वाला होगा। ठीक, जो आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है ना। इसके बाद अगले पर चलते हैं। समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली पंक्तियां हैं। ये वो वाली बात है, ये उस समय कवि जी कहते हैं जब चारों दिशाओं से, ठीक, भारत का गुणगान करने की बात की जाती है। गंगा ज्योतिर्जल कण धवल धार हर हार गले, बिल्कुल नहीं, है तो गले में हार के समान गंगा जी को बताया गया है। गर्जितोर में सागर जल धोता सुचि चरण युगल, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, भारत जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे, नहीं, यहाँ तो एक महत्वाकांक्षा दिख रही है कि भारत विजय करे। हाँ, ध्वनित दिशाएं उदार सतमुख सतरव मुखरे, यही वाली वो बात है कि समस्त विश्व में मतलब चारों दिशाओं में कण सभी लोगों के द्वारा एक साथ भारत का गुणगान किया जाए। ठीक, यही वाली वो बात है। ठीक है ना। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो वो है, कविता की भाषा और शैली किस विशेषता से संपन्न है? तो ध्यान ये देंगे कि कविता, हमने आपको काव्य सौंदर्य में बताया कि भाषा सरल, आसानी से समझने योग्य है। ठीक, लेकिन यहाँ ये पूछा गया है कि भाषा
शैली जो है वो किस विशेषता से संपन्न है। तो विशेषता से संपन्न का मतलब ये कि वो जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वे शब्द कहाँ से लिए गए हैं, उनमें क्या ऐसी विशेष बातें हैं। आप देखेंगे कि एक एक शब्द को जब हम उनका अर्थ जानते हैं तो वे तत्सम वाले मिले थे, और जो तत्सम शब्द होते हैं वे संस्कृत से लिए गए हैं सीधे। ठीक, और इसके साथ साथ वहां पर आपने देखा होगा कि अलंकारों का जो प्रयोग किया गया है उनमें जो शब्द हैं वे एक साथ कई अर्थ को बताने वाले हैं। यहाँ के लिए सरल और बोलचाल की भाषा बिल्कुल नहीं होगी, संस्कृत निष्ठ और समास युक्त। ठीक, यही वाला उत्तर सही होगा, क्योंकि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और समास का भी प्रयोग किया गया है ना। कमल धरे ना, ये सब जैसे कमल को धारण करने वाला, ये समास का ही तो उदाहरण है। ठीक, अगले पर चलते हैं। भारत के वस्त्रों में तरु तृण वन लता और गले में गंगा धारा को चित्रित कर कवि किस प्रकार की चेतना का संदेश देते हैं। पर्यावरणीय और सांस्कृतिक, राष्ट्रीयता देश प्रेम नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐतिहासिक और भौगोलिक बिल्कुल नहीं, सामाजिक और राजनीतिक ये बिल्कुल नहीं। यही पहला वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें कि जो पर्यावरण है वही उनका वस्त्र है। ठीक है ना। देखिए अभी जो मेरे उत्तर मेरे तर्क वाला था वो पूरा हो चुका है। एक बार मैं स्लाइड को थोड़ा सा पीछे करता हूं, इसको आप नोट करेंगे। ये फिर ये देखेंगे आप, तर्क भी हमने नीचे लिख दिया है, जिससे क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि तर्क भी देना है। ठीक है, ये अब चलते हैं अगले पर। अर्थ और भाव। अर्थ और भाव में हमें अर्थ के साथ साथ उसमें क्या भाव निहित है ये भी बताना है। पहला है कि लंका पदतल सतदल गर्जितोर मिसागर जल धोता सुचि चरण युगल। इसका हमें अर्थ बताना है और क्या भाव है इसमें। तो इसका अर्थ मतलब उसकी व्याख्या की गई है। तो यहां पर कवि ने यह बताया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में भारत की उस भौगोलिक दशा का वर्णन किया गया है, भौगोलिक स्थिति का भौगोलिक विशेषता बताई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि लंका ऐसे है जैसे सतदल वाले कमल की तरह, किसी ने कमल के ऊपर कुछ रख दिया हो, जैसे कमल धारण किया हो पैरों के नीचे, लंका ठीक वैसे ही है। और इसके साथ साथ आगे वाली बात क्या है, गर्जितोर्मी सागर जल धोता सुचि चरण युगल। और सागर की जो लहरें वो गर्जना करते हुए ऐसे लग रहा है जैसे कि उनके चरणों को धो करके पवित्र कर रहे हो। ठीक, ये इसका जो है वो अर्थ हुआ। इसका जो भाव होगा एक प्रकार एक बार में जब बताएंगे तो ये हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में भारत की वंदना की गई है, भारत माता की वंदना का भाव। ठीक, प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाएं उदार सतमुख सतरव मुखरे। ये इसकी जो व्याख्या है, ये इस पंक्ति का अर्थ ये है कि ऐसे लग रहा है जैसे कि ओंकार की जो ध्वनि है वो प्राणों में समा गई हो। वो प्राण ही, जो वायु है, प्राण वायु जो हृदय की गति है वो ओंकार की ध्वनि से गुंजायमान है। आगे ध्वनित दिशाएं उदार सतमुख सतरव मुखरे, और उसी प्रणव के ओंकार से, उसी ओम के गुंजन से उसका गुंजन जो है ओंकार का ऐसे लग रहा है जैसे कि चारों दिशाएं उससे गुंजायमान हो गई हों और एक साथ सैकड़ों लोग खड़े होकर के वंदन कर रहे हों, भारत माता का गुणगान कर रहे हों। ठीक, ये देखिए व्याख्या भी वही लिखी गई है कि भारत का प्राण तत्व पवित्र ओंकार की ध्वनि है। यह उदार और पवित्र आध्यात्मिक ध्वनि दसों दिशाओं में सैकड़ों मुखों से और सैकड़ों प्रकार के स्वरों में गूंज रही है। सतमुख, सतमुख का मतलब 100 मुखों वाला, तो 100 मुख वाला कोई व्यक्ति नहीं, मतलब सभी लोग एक साथ। ठीक, इसका भाव यह है कि भारत का आध्यात्मिक ज्ञान और शांति का संदेश पूरे विश्व में फैल रहा है और हर दिशा भारत की महिमा का गान कर रही है। ठीक है, इसका भाव हुआ और इसका अर्थ पहले ही बताए। अगले पर चलते हैं
ये समझ में आया होगा ना? आगे बढ़ें। ठीक, मेरी समझ मेरे विचार, यहां ये आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप से इसका उत्तर बताना है। कविता में कवि की किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है? तो कविता में कवि की राष्ट्रीयता, प्रकृति प्रेम, प्रगाढ़ देशभक्ति, मातृभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा, क्योंकि पूरी कविता में केवल और केवल भारत की सुंदरता का वर्णन है। भारत को ऐसा बताया गया है जैसे कि इससे सुंदर कुछ है ही नहीं, और साथ साथ ये भी कामना की गई है कि भारत जो है वह असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करे, भारत विजय करे। ठीक, और इसके साथ साथ वे भारत माता को एक देवी के रूप में पूजते हैं और उसी की विजय की कामना करते हैं। ठीक, ये इसका उत्तर हुआ। कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम होता है? बिल्कुल। कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। कैसे? पैरों को सागर धो रहा है, सिर पर जो है वो हिमालय जो है मुकुट का कार्य कर रहा है, गंगा जी ऐसे हैं जैसे कि गले में किसी ने हार पहनाया हो, और उनकी जो कण हैं, उनके जो जल हैं वो ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि मोती। ये सब उनकी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन ही किया गया है। ठीक, और इसके साथ साथ अगला प्रश्न क्या है? क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम होता है? बिल्कुल। यही, जिस देश में हम निवास करते हैं, यदि वहां की हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर वो देश हमारे रहने लायक ही नहीं रहेगा। जहां हम रहते हैं वहां की जो भौगोलिक स्थिति है उसी के अनुसार तो हमारी दिनचर्या बनती है, और हमें अपनी दिनचर्या सुधारने के लिए भौगोलिक सुधार करना जरूरी होगा, भौगोलिक चीजों का संरक्षण करना जरूरी होगा। जो हमारे, आप, एक कहावत भी है कि यदि हम जागरूक न रहें, यदि हम ज्ञानी ही बनते रहें, जिस देश का भूगोल नहीं होता है ना उसका इतिहास भी नहीं बनता है। एक बार में अगर हमें बोलें, इसका मतलब देश का भूगोल होने का मतलब जान रहे हैं, वहां का जो पर्यावरण है, वहां की जो स्थिति है जो हमारे अनुकूल है, यदि वही नहीं रहेगी तो फिर हम इतिहास क्या रचेंगे, हम ऐसे क्या उपलब्धि प्राप्त करेंगे कि उसको आने वाली पीढ़ी जानेगी। तो प्रकृति का संरक्षण करना अति आवश्यक है। ठीक, उत्तर में आप देखिए यहां लिखा भी गया है, जो हम आपको बताते हैं, जो मैं ऐसे बोलता हूं समझाने के लिए, सही शब्दों को व्यवस्थित लिख करके यहां दिया गया है। ठीक, कि सौंदर्य का मानवीकरण किया गया है। हिमालय को भारत माता का मुकुट, गंगा को गले का हार, वन लताओं को उसके वस्त्र और समुद्र को उसके चरण धोने वाला सेवक बताया गया है। हाँ, मैं पूरी तरह मानता हूं कि प्रकृति का संरक्षण करना देश प्रेम का ही काम है। बिल्कुल, मातृभूमि केवल एक भूखंड नहीं है, बल्कि उसके पेड़, नदियां, पहाड़, मिट्टी उसका वास्तविक स्वरूप है। यदि हम अपनी प्रकृति को नष्ट करेंगे तो हम अपनी मातृभूमि के सौंदर्य और अस्तित्व को ही खतरे में डाल देंगे। यहाँ देखिए ये वाली जो लाइन आई है कि उसके पेड़, नदियां, पहाड़ और मिट्टी ही वास्तविक स्वरूप हैं। जब हम इनका संरक्षण ही नहीं करेंगे, जब पानी ही नहीं रहेगा तो हम पिएंगे क्या? बिना पानी के, बिना हवा के, बिना भोजन के हम जीवित कैसे रह पाएंगे? ये तीन चीजें हमारे लिए अति आवश्यक है ना। अगले पर चलते हैं। कनक सस्य कमल धरे पंक्ति भारत भूमि की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत कर रही है? तो ये कनक, कनक का मतलब स्वर्ण से होता है, ये भारत की अपार धन संपदा और समृद्धि को बता रही है। सस्य जो फसल हैं, इसका मतलब भारत में फसलों को उगाया जाता है और वो फसल अधिक फसल जहां उगाए जाते हैं वहां की जमीन बहुत उपजाऊ होती है। ठीक, भारत की अत्यधिक उपजाऊ भूमि जो अन्न पूर्णा के समान सबको भोजन देती है। कमल भारत का प्राकृतिक सौंदर्य, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। ठीक, अगले पर चलते हैं। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है, क्यों? देखिए, मुकुट जो होता है
वो सिर पर होता है, शरीर के सबसे ऊपरी भाग पर। भारत का जो नक्शा है आप उसको देखेंगे, भारत का जो मानचित्र है उसमें जो हिमालय है वो सबसे ऊपर है। और हिमालय इतना ज्यादा श्वेत है, हिमालय में जो बर्फ है, हिमालय में ओस की बूंदें ऐसे सुबह दिखती हैं कि जैसे कि मुकुट सिर पर हो, उसके साथ साथ वहां जो उसकी चमक है वह कहीं अधिक रंजित कर देती है, अधिक सुंदरता को बढ़ा देती है। ठीक, भौगोलिक दशा स्थिति से वहां पर हिमालय को मुकुट की भांति बताया गया है, क्योंकि हिमालय भी ठीक वैसे ही स्थित है भारत के नक्शे में जैसे कि सिर पर मुकुट को धारण किया जाता है। ठीक, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। जिस प्रकार शरीर में सबसे ऊपर सिर होता है और उस पर मुकुट धारण किया जाता है, उसी प्रकार भारत के मानचित्र में हिमालय सबसे ऊपर है। बर्फ से ढके होने के कारण यह सफेद और चमकदार दिखाई देता है, जैसे कोई श्वेत रत्नों से जड़ा मुकुट हो। यह प्रहरी की तरह देश की रक्षा भी करता है, इसीलिए ये इसे भारत का गौरवशाली मुकुट कहा गया है। ठीक, यही हमने आपको अभी बताया, समझ में आया होगा ना। अगले पर चलते हैं। अब देखिए, अभी तक जो बातें हुई वो मेरी समझ मेरे विचार तक। ठीक, मेरी समझ मेरे विचार में 4 प्रश्न थे, चारों को मैं एक एक करके फिर से पीछे करूंगा, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। ठीक है, विधा से संवाद। इस बार का जो एनसीईआरटी ने नया एडिशन लॉन्च किया है, जो नई किताब आपकी है गंगा, इसमें जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूं वैसे ही बनाया गया है प्रश्न। कोई भी अध्यापक जब पढ़ाता है तो पाठ पढ़ाते समय उसके बीच बीच में कविता से संबंधित, पाठ से संबंधित व्याकरण की जो चीजें होती हैं उसको बताता जरूर है, लेकिन उसका पाठ के पीछे कहीं उल्लेख नहीं मिलता था, नाम मात्र का मिलता था। अभी क्या है कि अब इस वाली बुक में आपको पाठ के पीछे वे सब चीजें देखने को मिल जाएंगी कि आप क्या सोचते हैं, यदि आप होते तो क्या करते ना। इसमें कहाँ पर व्याकरण का कहाँ कितना प्रयोग किया गया है, काव्य सौंदर्य कहाँ पर है, ये सब चीजें। और इसीलिए इस वाले वीडियो में आपको सब मिल जाएगा, मैंने सबका एक क्रमशः संकलन किया है, जिससे कि आपको सही उत्तर भी मिल सके। कविता का सौंदर्य लिखा गया। इन पंक्तियों में कवि ने चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए भारत भूमि का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। इस कविता की कुछ अन्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है और उन पंक्तियों को आपको ढूंढ करके लिखना है जिसमें ये विशेषताएं बताई गई हैं। ये तो पाठ पढ़ाते समय हम बताए ही आपको, एक बार यहाँ आपको प्रश्नोत्तर मिल गया है, जब प्रश्न के रूप में मिला तो उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे प्रकृति का मानवीकरण, ये कहाँ किया गया है, जब बताया गया है कि जो लंका है वो जैसे लग रहा है कि कमल की भांति धारण किया हुआ है। जैसे लंका पदतल सततल गर्जितोर मिसागर जल धोता सुच चरण युगल, यही वाली वो पंक्तियां हैं। ठीक, अलंकारिक प्रयोग मतलब अलंकार का प्रयोग जिन पंक्तियों में हुआ है, तो कनक शस्य वाली जो बात है ना, हिम तुषार वाली जो बात है, ये कनक शस्य कमल धरे, इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, इसमें हिम तुषार में जो है वो रूपक अलंकार है। ठीक, समस्त पद या सामसिक पद का प्रयोग मतलब समास का प्रयोग कहाँ हुआ है, समास का प्रयोग भी आया है। क्या है, ज्योतिर्जल कण सतमुख सतरौ मुखरे ना जल धरे। ठीक, सॉरी कमल धरे, कमल को धारण करने वाला, वो वाली बात मैंने नहीं लिखा है। ठीक, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग, ये सबसे सरल है, मतलब तत्सम तत्सम शब्दाएं हैं, बहुत सारे शब्दाएं हैं जिसमें कुछ यहाँ गर्जितोर में सूची प्रणव ओंकार धवल, ये सब क्या है, ये सब संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। संस्कृत निष्ठ शब्द का मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं, जो कि हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, विषयों से संवाद, इस पर आप थोड़ा सा हिचकते हैं, और ये वाली बात मेरा ये मानना है कि यही प्रश्न आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। कैसे कि यदि कवि की जगह आप होते तो क्या करते ना, यदि अभी आपको भारत की सुंदरता का वर्णन करने के लिए कह दिया जाए तो आप उसका वर्णन कैसे करेंगे,
ये सब बातें ना वो यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, स्वतंत्रता पूर्व लिखी इस कविता में भारत को ज्ञान, कृषि और संस्कृति के प्रतीक परिचायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान संदर्भ में यदि आपको भारत को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिले तो आप भारत की किन विशेषताओं और विविधताओं को सम्मिलित करेंगे? हमें अभी अभी तुरंत की, अभी हाल ही में जो क्या कुछ हो रहा है उसकी बातें बतानी है। ये जो कविता लिखी गई थी ना, तो स्वतंत्रता के पहले की बातें बताई गई। स्वतंत्रता जब प्राप्त नहीं हुई थी, निराला जी ने उस समय लिखा था। अभी आप यदि इसको लिखेंगे तो क्या कहेंगे? अभी हम डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं। आए दिन हमारा जो वैज्ञानिक संस्थान है इसरो कुछ न कुछ प्रयोग कर रहा है, अंतरिक्ष में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ठीक, तो हम भारत का वर्णन, भारत की उपलब्धि का वर्णन इस तरीके से करेंगे कि देखिए, वर्तमान संदर्भ में यदि आपको भारत को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिले तो आप भारत को किन विशेषताओं और विविधताओं को सम्मिलित करेंगे? तो क्या होगा कि भारत को सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम आईटी सेक्टर बोलते हैं, बेंगलोर जिसका हब माना जाता है, वहां पर भी नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। आगे अंतरिक्ष विज्ञान, इसरो की सफलताओं के बारे में बताएंगे। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम और वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में हम इसका वर्णन करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। और इसके साथ ही भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत विश्व का जो लोकतांत्रिक देश है उसमें सबसे बड़ा देश है ये, ठीक है ना। इसके साथ साथ भारत में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, ठीक है। और एक बात, भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब सारी धरती ही हमारा परिवार है। इसका मतलब जितने भी मनुष्य धरती पर हैं वे सब हमारे लिए परिवार के सदस्य की भांति हैं। हम सबके लिए एक समान व्यवहार रखते हैं। ये भारत का ध्येय वाक्य भी है, ठीक। तो भावना और युवाओं की शक्ति को भी इसकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में शामिल करेंगे या करूंगा, ठीक, जो भी है। देखिए, युवाओं की शक्ति, आप युवा हैं ना, आप भी नई नई सोच रख रहे होंगे, नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे ही आगे चल करके आप ना। तो आप युवा हैं इसलिए अपनी बात भी आप शामिल करेंगे, ठीक। पूरी स्वतंत्रता होती है जब आपसे पूछा जाता है कि यदि आप होते तो क्या करते। बस इसका ध्यान ये रखना होता है कि आप जो बातें कहें वो तार्किक होनी चाहिए, वो उपहास ना उड़ाया जा सके, उस पे उपहास ना उड़े, ठीक, वो हास्यास्पद ना लगे और उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा वजन होना चाहिए, ठीक है ना। सतमुख सतरो मुखरे पंक्ति में भारत के विविध पर्व, उत्सव, रीति रिवाज किस प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। ये इस प्रकार से है। सतमुख का मतलब 100 मुखों वाला, 100 मुख वाला व्यक्ति नहीं होता है, इसका मतलब सैकड़ों लोग हुए। सत्रह मतलब एक साथ बोलने वाले ना, एक एक साथ ज्यादा ध्वनि, ठीक है ना। आगे मुखरे मतलब ये क्या हुआ कि 17 मुखरे का मतलब एक साथ अधिक ध्वनियों को बोलना, ठीक। तो अधिक से अधिक लोग, ये विविधता में एकता की बात को बताई जा रही है इस वाली पंक्ति में, ठीक है। इसका उत्तर देखिए यहां पर, ये हमारे यहाँ विविधता में एकता की जो बात आती है, विविधता में एकता को पहले मैं समझा दूं आपको। विविधता का मतलब होता है विभिन्न, और विभिन्नता में एकता, इसका मतलब विभिन्न समुदाय के लोग, तरह तरह के लोग भारत में रहते हैं, इसके बाद भी सब एकजुट रहते हैं, आपसी सौहार्द को बनाए रखते हैं। वे होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, पोंगल भी मनाते हैं, वे ओणम भी मनाते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पर सभी त्योहारों को समान रूप से मनाया जाता है, यही विविधता में एकता है, ठीक। ये सब बातें यहाँ लिखी गई हैं, ठीक। सैकड़ों ध्वनियों के समान, वही जो मैंने बात, ये वाली बात मैंने बताई ना, ये वाली कि 17 17 मतलब 100 मुखरे, ठीक। 17 मतलब 100 ध्वनिया, तो 100 ध्वनिया जो है वो 100 प्रकार से कही जाए ये नहीं होता है। इसका मतलब कई लोग मिल करके जो है वो एक साथ श्लोक गाएं या फिर
जो भी बातें, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत को सुदृढ़ करने में इसकी प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के महत्व को बताते हुए एक संक्षिप्त लेख लिखिए। लेख में आपको अपना विचार प्रस्तुत करना होता है, वैसे विचार तो आप सब में प्रस्तुत करते हैं। तो भारत की सुदृढ़ता का आधार, किसी भी राष्ट्र की नींव उसकी प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा पर आधारित होती है, बिल्कुल टिकी होती है। भारत के संदर्भ में हिमालय और इसकी नदियां न केवल भौगोलिक सुरक्षा और जल प्रदान करते हैं, बल्कि हमारी आस्था और जीवन का मूल आधार भी है। हमारी संस्कृति जो सहिष्णुता, शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ाती है, समाज को एकजुट रखती हैं। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा जैसे योग, आयुर्वेद, वेद और उपनिषद आज भी पूरे विश्व में सबका मार्गदर्शन कर रही हैं। प्रकृति का संरक्षण, संस्कृति का सम्मान और ज्ञान का निरंतर विकास ही भारत को विश्व पटल पर एक सुदृढ़ और सशक्त राष्ट्र बनाता है। एक प्रकार से हमें यहाँ पर भारत की खूब सारी विशेषताओं को बताना है। आज के समय को देखते हुए थोड़ी सी बातें प्राचीन की भी ले लेनी है, ठीक। अगले पर चलते हैं। कविता में गंगा को भारत के स्वच्छ और श्वेत हार एवं हिमालय को मुकुट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वर्तमान संदर्भ में बताइए कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने हमारी नदियों को और हिमालय को किस प्रकार प्रभावित किया है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जलवायु परिवर्तन सबसे विकट समस्या बनी हुई है। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके पीछे केवल और केवल हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपनी उपभोक्ता वाली जो ललक है, उपभोग करने की जो हमारी लालसा है, चीजों को उपभोग करने की, हम सुविधाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहते हैं। हम विकास तो कर रहे हैं, विकास करना जरूरी भी है, लेकिन इसका हमें ध्यान रखना चाहिए प्रकृति का क्षरण न होने पाए। हम अपनी सुविधाओं के लिए प्रकृति का दोहन करें तो इसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि हम नदी के तट पर घर बना लेते हैं, नदी में हम तट पर घर बनाते हुए नदी की जमीन को कब्जाते हैं, वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन नदी का जल का स्तर बढ़ेगा तो उस घर को भी बहा ले जाएगा। यदि पहाड़ों को काट करके हम रास्ता बनाएंगे तो वे पहाड़ जो मजबूती से खड़े हैं, हमारे काटने की वजह से वे पहाड़ खुद से भी खिसकेंगे। तो उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं ही होंगे, क्योंकि वहां हमारी क्षति ही होगी। यदि हम आए दिन खनन कर रहे हैं और आने वाले समय में भूस्खलन हो जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार भी हम स्वयं ही होंगे। वहां पर हमें प्रकृति का दोष नहीं देना चाहिए। इसी तरह यदि हम वातावरण को दूषित करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा CO2 देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। यदि हम वृक्षों को काटेंगे, यदि हम वृक्षों को ऐसे ही काटते रहें विकास करने के लिए, तो फिर वर्षा नहीं होगी, जल सूख जाएगा, जल का स्तर नीचे गिरता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पानी के लिए परेशान हो जाएंगे। वही सब बातें इसमें बतानी है कि कैसे इस समय, देखिए, कवि ने तो बताया कि भारत की जो विविधता है, भारत की जो सुंदरता है, वो प्राकृतिक सौंदर्य से है। भारत में प्रकृति का कितना अच्छा चित्रण किया उन्होंने। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो वैसी प्रकृति अब रही नहीं जाएगी। हम ऐसा कुछ कर रहे हैं विकास में कि आने वाले समय में प्रकृति का दोहन करते करते प्रकृति का क्षरण हो रहा है। प्रकृति के जो वस्तुएं हैं, जो प्राकृतिक चीजें, वे नष्ट हो रही हैं। ध्यान ये रखिएगा कि हम जो भी चीजें बनाएंगे वो कृत्रिम वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, प्राकृतिक वस्तुओं को हम नहीं बना सकते हैं। हम सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें से हम 3 प्रमुख को कहें, और उसमें भी जो एक कहावत कही गई है कि छितजल पावक गगन समीरा पंच रतन यह रचित शरीरा। ये जो 5 तत्व हैं वो हम नहीं बना सकते हैं, और यदि ये 5 तत्व न रहें तो हमारा शरीर जो है वह नहीं बन रहेगा, ठीक। वर्तमान समय में बढ़ता प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन अत्यंत चिंता का विषय है। औद्योगिक कचरे, प्लास्टिक और सीवेज के कारण
गंगा जैसी पवित्र नदियां अत्यधिक प्रदूषित हो गई हैं, बिल्कुल। उनका जल अब पहले जैसा स्वच्छ और श्वेत नहीं रहा। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों के जल स्तर में असंतुलन आ गया है। इससे न केवल प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूस्खलन का खतरा बढ़ गया, बल्कि हमारे इस मुकुट का प्राकृतिक सौंदर्य भी खतरे में पड़ गया है। ठीक, ये जो सृजन वाली बात है, अभी तक आपकी कल्पना वाली बात थी। अब आप कल्पना करने के बाद देखिए, ये वाला जो प्रश्न था, ये विषयों से संवाद, यहां आपसे पूछा जा गया था कि आप उस विषय को यदि देखेंगे तो किस नजरिए से देखेंगे और आपका क्या मत है। अभी जो सृजन वाली जो बात आएगी, इसमें आप क्या करेंगे, क्या बना सकते हैं। सृजन का मतलब बनाना, रचना करने से होता है। देखिए, मान लीजिए आपको भारत को एक मनुष्य के रूप में कल्पित करते हुए सुसज्जित करने का अवसर मिले, तो आप अपने राज्य के किन सांस्कृतिक पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण, चिन्हों, पुष्पों आदि का प्रयोग कर उसकी साज सज्जा करेंगे। अभी आप कहेंगे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है सब क्या होता है ना। इसके लिए जरूरी है पुस्तकों को पढ़ना, भारत के इतिहास को पढ़ना, हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति को जानना। हम केवल किताबी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमें अपने संस्कृति को जानना होगा, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी संस्कृति है क्या, और हमारी संस्कृति किस तरीके से प्रकृति के रक्षण के लिए बनी है, ना कि प्रकृति के क्षरण के लिए बनी है, प्रकृति का दोहन करने के लिए बनी है। हमेशा से आप देखेंगे कि जब भी आप भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को पढ़ेंगे, उसमें आप पाएंगे कि प्रकृति को ज्यादा से ज्यादा संरक्षित किया गया है। उदाहरण के रूप में यदि मैं अपने राज्य, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो मैंने उदाहरण भी उत्तर प्रदेश का ही लिया है, यदि आप चाहें तो आप जिस भी राज्य के हैं वहां का उदाहरण ले सकते हैं। भारत माता को सुसज्जित करूं तो मैं उन्हें पारंपरिक बनारसी सिल्क की साड़ी पहनाऊंगा। हमारे यहाँ बनारस पास में है, बनारस की साड़ी बहुत मशहूर है, क्योंकि वहां पर जो कविता है, कविता में कवि ने क्या किया था, उन्होंने ये बताया था कि जो पुष्प हैं वे ऐसे हैं जैसे कि वे आंचल में जड़ दिए गए हों, खंचित पुष्प ना, ये वाली जो लाइन है। यहाँ पर आगे, आभूषणों में उन्हें पीतल और मीनाकारी के सुंदर गहने, उनके हाथों में हमारे राज्य के पुष्प, पलाश या गेंदे के फूल, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, गुलाब की बात मैं नहीं करूंगा, गेंदा या फिर पलाश का फूल। पलाश का फूल आप जानते नहीं होंगे, पलाश क्या होता है बताता हूँ। आपके यहाँ दादाजी होंगे, यदि दादी जी होंगी तो उनसे आप पूछेंगे, नहीं तो आप ढाक का नाम सुने होंगे। अधिकतर गांवों में ढाक का पेड़ पाया जाता है, उसी को हम पलाश कहते हैं। ठीक, उनके मस्तक पर चंदन और कुमकुम का तिलक, जो हमारी आध्यात्मिक शांति और पवित्रता का प्रतीक है। ठीक, ये मैंने एक उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत किया, आप इसको बदल भी सकते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि आप इसे अपने राज्य जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि की संस्कृति के अनुसार भी लिख सकते हैं। आप यदि राजस्थान के हैं और यदि आप गुजरात के हैं या महाराष्ट्र के हैं, तो आप वहां की जो संस्कृति है, वहां का जो रूप है, उसके अनुसार से आप बता सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, इसीलिए मैंने उत्तर प्रदेश के हिसाब से बताया। ठीक है, अगले पर चलते हैं। भारत पर आधारित एक डाक टिकट, ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। देखिए कितना क्रिएटिव टाइप का आंसर है ये, कि आप कितने क्रिएटिव हैं, पता चलेगा कि आपके अंदर रचनात्मकता कितनी है। कैसे? पोस्टर या पुस्तक के लिए आवरण पृष्ठ बनाइए। आवरण पृष्ठ का मतलब फ्रंट पेज जो होता है, कवर पेज आप जानते हैं ना। आपकी बुक में जो गंगा का कवर पेज है, गंगा पुस्तक का, देखिए वो भी नीले रंग का, और गंगा की धारा जो होती है, गंगा की धारा का जो रंग होता है कुछ वैसे ही है। ठीक, और बताइए कि आप उसमें किन किन प्रतीकों को सम्मिलित करेंगे और क्यों। देखिए, आपको यदि भारत पर आधारित एक डाक टिकट बनाना है, तो जबकि हम भारत देश की बात करेंगे तो सबसे पहले हम भारत की, जो हमारे यहाँ भारत का ध्वज है उसको शामिल करेंगे, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको शामिल कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। ठीक, हमने यहाँ पर क्या किया है, यदि मुझे भारत पर आधारित एक आवरण पृष्ठ बनाना हो तो मध्य में तिरंगा झंडा बनाऊंगा, जो हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। ठीक, यहाँ पर आप जो सम्राट अशोक का 3 मुखों वाला शेर का चिन्ह है, आप उसको भी कर सकते हैं।
एक तरफ मैं ऐतिहासिक धरोहर जैसे लाल किला या सांची का स्तूप और दूसरी तरफ आधुनिक विकास जैसे इसरो का चंद्रयान या गगनयान ना का चित्र लगाऊंगा। यह दर्शाएगा कि भारत अपनी जड़ों और इतिहास से जुड़ा रहकर भी आधुनिकता के आसमान को छू रहा है। ठीक, उसमें और देखिए कोटेशन की बात आती है ना, कुछ ऐसी लाइन लिख दी जाए तो उसमें जय जवान जय किसान ना। ठीक, नदी की यात्रा गंगा नदी की अपने उद्गम स्रोत से लेकर बंगाल की खाड़ी में विलीन होने तक की पूरी यात्रा के बीच में आने वाली प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भाषिक आदि विशेषताओं का वर्णन करते हुए एक रोचक यात्रा वृत्तांत लिखिए। संकेत है कि पर्वतीय सौंदर्य से लेकर गंगा सागर तक की संस्कृति इत्यादि। गंगा जी हिमालय से निकलती हैं और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं। गंगा जी जब वहां जाती हैं उनका नाम भी परिवर्तित हो जाता है, पद्मा नाम रख दिया जाता है। ज्यादा नहीं, क्योंकि इतिहास नहीं, यहाँ साहित्य की दृष्टि से हमें देखना है। लेकिन यह कि यहाँ पर गंगा की जीवन यात्रा, यात्रा वृत्तांत यहाँ पर पूरा कि गंगा की यात्रा हिमालय की गोद में स्थित गंगोत्री के शांत और पवित्र हिमनद से शुरू होती है। पहाड़ों को चीरती हुई जब यह तेज धारा ऋषिकेश और हरिद्वार के मैदानों में प्रवेश करती है तो इसका रूप अलौकिक होता है। कलकल निनाद जो सुनाई पड़ता है वो कभी आप उत्तराखंड में जाइए और वहां से देखिए। इसके बाद यहाँ घाटों पर होने वाली सांध्य आरती में भारतीय संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसका आप इस समय तो प्रयागराज और काशी जी में जो आप चाहे नजदीक है यहाँ भी देख सकते हैं। भव्य आरती जो होती है वो काशी जी की देखने योग्य है। गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों के बीच से गुजरती हुई गंगा उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों कानपुर, प्रयाग, वाराणसी से में आती हैं। फिर प्रयागराज में यमुना के साथ इनका संगम होता है। आप जानते ही होंगे ना कि संगम का स्नान कितना प्रसिद्ध है। वाराणसी के घाटों पर यह जीवन और मृत्यु के शाश्वत दर्शन की साक्षी बनती है। मणिकर्णिका घाट वहीं पर है। यहाँ की भाषा में अवधी और भोजपुरी की मिठास घुल जाती है। आगे बढ़ते हुए यह बिहार के पाटलिपुत्र से गुजरते हैं और फिर पश्चिम बंगाल की हरी भरी भूमि में प्रवेश करती हैं। यहाँ की संस्कृति में बंगाली भाषा और कला का सौंदर्य देखने को मिलता है। अंततः कई धाराओं में बंटकर हुगली के रास्ते या गंगा सागर में जाकर विशाल समुद्र में विलीन हो जाती हैं। गंगा की यह यात्रा केवल पानी का बहाव नहीं बल्कि यह पूरे भारत की सांस्कृतिक, भाषिक और प्राकृतिक एकता का एक जीता जागता महाकाव्य है। थोड़ा सा मैंने इसको विस्तृत रूप में लिखने के लिए ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर लिया है। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बाकी इतना पर्याप्त। ठीक, ये आपके यहाँ जो प्रश्न थे वे पूरे हुए। ठीक है, इस अभी जितना हमने आपको पढ़ाया उसको मैं एक एक करके स्लाइड को आगे पीछे कर रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक, बहुत तेजी से तो नहीं चल रहा हूं ना। देखिए ये, फिर ये, उम्मीद करते हैं आज का ये विश्लेषण भी समझ में आया होगा, प्रश्नों का उत्तर भी समझ में आ गया होगा। जहां कहीं भी ना समझ में आया हो उसको आप कमेंट करके बताएंगे ही। और इसके साथ साथ मेरा यह पूरा प्रयास रहता है कि आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल जाएं। इसीलिए कभी कभार वीडियो जो है वह ज्यादा लेंदी हो जाती है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको फिर से धन्यवाद।